मैं आज आप लोगों के सामने अरस्तू के त्रासदी सिद्धांत पर बात रखूंगा। आप ये सब जानते हैं कि अरस्तू अपने काव्य चिंतन में मोटे तौर पर प्रकृति और मनुष्य दोनों के बीच के संबंधों पर अपनी बात रखता है। आप सब जानते हैं कि अरस्तू यूनान का रहने वाला था और एक ऐसा विचारक, चिंतक, दार्शनिक था जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर बड़े पैमाने पर पड़ा। अरस्तू के पिता सिकंदर महान का नाम आपने सुना होगा। तो सिकंदर महान के दादा के चिकित्सक थे, यानी कि अरस्तू के जो पिता थे वह एक चिकित्सक थे। तो जाहिर सी बात है कि अरस्तू के ऊपर भी चिकित्सा शास्त्र का प्रभाव पड़ा। चिकित्सा शास्त्र के संदर्भ का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि त्रासदी का संदर्भ चिकित्सा से और कैथारसिस से, विरेचन से जुड़ता है। ठीक है। तो जब बहुत कम उम्र के थे अरस्तू, तो उनके पिता का देहांत हुआ और फिर अरस्तू को आगे पढ़ने के लिए प्लेटो ने एक अकादमी की स्थापना की थी। कहते हैं कि पूरे विश्व में विश्वविद्यालय की जो बुनियाद है वह प्लेटो के उस अकादमी जो स्थापित किया था, जिसका नाम अकादमी था, उससे किया था। तो अरस्तू को वहां पर पढ़ने के लिए भेजा जाता है। अरस्तू प्लेटो के साथ लगभग 20 वर्षों तक उस अकादमी में पढ़ते हैं और वहीं रह करके उनके ऊपर, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कि प्लेटो और सुकरात का उन पर प्रभाव पड़ता है। अरस्तू की 2 किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, यह आप हमेशा जानेंगे और आपको ध्यान में रहना चाहिए। एक है रेटोरिक और दूसरा है पोइटिका। त्रासदी का जो संदर्भ है वह पोइटिका से ही जुड़ता है। तो पोइटिका का संदर्भ इसलिए जुड़ता है कि काव्य शास्त्रीय अध्ययन के क्रम में सुकरात ने अपने चिंतन में सबसे पहले नाटकों पर ही विस्तार से विचार किया और जब वह नाटक के बारे में विचार कर रहे थे तो वे नाटक मुख्य रूप से ट्रेजेडी के नाटक थे, दुखांत नाटक थे। तो अपने पोएटिका जो किताब है उसके 2 भाग हैं। पहले भाग में नाटक ट्रेजेडी के बारे में जो नाटक का उल्लेख किया है, तो पोएटिका के पहले भाग में त्रासदी का संदर्भ आता है। ठीक है, बात यहां से आपको समझनी शुरू करनी है। तो त्रासदी का संदर्भ कहां से खुलता है? पोएटिका के पहले भाग से। और दूसरे भाग में सुखांत नाटकों पर विचार किया है। तो पोएटिका के पहले भाग में दुखांत नाटकों पर और दूसरे भाग में सुखांत नाटकों पर। उसने महाकाव्य पर भी चिंता की है। तो महाकाव्य भी पोएटिका के पहले भाग में है। कहने का यह मतलब है कि पोएटिका अरस्तू की एक ऐसी रचना है जो ट्रेजेडी, एपिक और कॉमेडी। एपिक का हिंदी क्या हुआ? एपिक का हिंदी महाकाव्य। बात मेरी जा रही है ना आप तक? जी सर, आ रही है आवाज। जी सर। तो पोएटिका
पोएटिका में 3 बातें मैंने कही। ट्रेजेडी के का उल्लेख है, एपिक का उल्लेख है यानी कि महाकाव्य का, और सुखांत यानी कि कॉमेडी का उल्लेख है। तो ये 3 मुख्य बातें पोएटिका में हमें दिखलाई देती है। इस तरह से अपने इस ग्रंथ में अरस्तु ने काव्य के संदर्भ में विचार किया है, जिसमें से नाटक प्रमुख है। अरस्तु काव्य को प्रकृति और जीवन का अनुकरण मानते हैं। ये काव्य क्या है? जीवन और प्रकृति का अनुकरण है। और बाकी सभी कलाएं दरअसल जीवन के बारे में ही कहता है, यानी कि जीवन की ही अनुकृति है। काव्य की जो मूल प्रेरणा है वह क्या है? अनुकरण से निकल करके सामने आती है। ठीक है? तो जब मैं कह रहा था कि अरस्तु ने जब काव्य के 3 भेद किए, जिसमें से एक ट्रेजेडी, दूसरा एपिक और तीसरा कॉमेडी, काव्य के ये 3 भेद किसने किए? अरस्तु ने किए। तो उसी में से एक जो है वह ट्रेजेडी है, जिस पर कि हमें बात करनी है। ट्रेजेडी मानव भावनाओं का परिष्कार करने वाली एक विधि है। ठीक है? और सामान्य रूप से ट्रेजेडी यानी कि त्रासदी के अंतर्गत ही विरेचन सिद्धांत का संदर्भ आता है। यानी विरेचन एक चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, और विरेचन की जो क्रिया है वह त्रासदी के दौरान ही घटित होती है। अरस्तु ने यह शब्द चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया था। मानव भावनाओं का विवेचन त्रासदी के संदर्भ से करते हुए अरस्तु दुखांत नाटकों के महत्व को इसलिए हमारे सामने लाता है, जिससे कि मनुष्य के मनोभावों का विवेचन सफलतापूर्वक वह कर सके। ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? तो अरस्तु ने जब ट्रेजेडी के बारे में बात की तो उसने ये कहा कि उसमें कुल 6 तत्वों के बारे में बातचीत की कि ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी जब मैं कह रहा हूं तो ध्यान रहे कि वह नाटक के अंदर घटित होता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है, यानी कि नाटक के अंदर जो ट्रेजेडी नाटक है, उस ट्रेजेडी नाटक के अंदर कुल 6 मुख्य तत्वों की प्रधानता के बारे में उसने उल्लेख किया। किसने? अरस्तु ने। और उसमें से सबसे पहला जो है वह है कथानक का। आप चाहें तो इसको नोट भी करते चल सकते हैं। ठीक है? काव्य वस्तु या कथानक का। ठीक है? दूसरा उसने किया, वह किया चरित्र का, यानी कि कैरेक्टर। और तीसरा तत्व बताया विचार का, यानी कि थॉट। चौथा तत्व उसने बताया भाषा शैली का, यानी कि डिक्शन। और उस डिक्शन के साथ साथ जो भाषा शैली है यानी कि डिक्शन, उसके बाद उसने विचार किया प्रदर्शन पर, यानी कि दृश्य विधान पर। और जो छठा है वह उसने किया गीत पर, संगीत पर, यानी कि मेलोडी पर। ठीक है? तो अरस्तु अपने इन्हीं कथा के, ट्रेजेडी के इन 6 तत्वों के आधार पर अपने सिद्धांत का निर्माण करता है। ठीक है?
ट्रेजेडी में दो तत्वों की प्रधानता बताई गई, यानी कि त्रासदी के मूल भाव दो हैं, एक करुणा और दूसरा त्रास, भय। ठीक है ना? ये दो त्रासदी के मूल भाव हैं। इन भावों को, यानी कि करुणा और भय या संत्रास को उद्बुद्ध करके विरेचन की पद्धति सामने आती है, जिससे मनुष्य के मन का परिष्कार होता है और वह उससे त्रासदी से बाहर निकल पाता है। यानी कि कैथारसिस, यानी कि विरेचन जब होता है किसका? भावक का, जो नाटक का रस ग्रहण कर रहा है, जो नाटक देख रहा है, उसके भीतर उसके मन का परिष्कार विरेचन की पद्धति से होता है और वह त्रासदी से बाहर आता है। तो अरस्तु ने त्रासदी सिद्धांत के विवेचन करने के बारे में मुख्य रूप से करुणा और भय का संदर्भ ग्रहण किया है। ठीक है? अब मैं इसको समझने के लिए सर आपको, यहाँ हाँ बोलिए। सर यहाँ विरेचन किसका जो दर्शक है उनके उनके होते हैं, या फिर जो नाटक को निभा रहे जो पात्र होते हैं उनके यहाँ विरेचन होते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यह जो नाटक है वह दर्शकों के लिए खेला जाता है, तो विरेचन की प्रक्रिया भी दर्शकों के भीतर होती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस चीज का जो अभिनय कर रहा है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यह मोटे तौर पर जो रसिक है, जो नाटक का रस ग्रहण कर रहा है, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अब मैं इसको बिंदुवार आपको बताऊं कि अरस्तु की त्रासदी के संदर्भ में आप जब ध्यान से देखेंगे तो उसकी कुछ विशेषताएं आपके सामने आएंगी। जैसे पहली विशेषता, त्रासदी कार्य की अनुकृति है, व्यक्ति की अनुकृति नहीं है। त्रासदी में जो वर्णित कार्य है वे गंभीर होते हैं और जो स्वतः पूर्ण होते हैं। ठीक है? त्रासदी की जो शैली है वह अलंकार पूर्ण होती है। त्रासदी में करुणा का उद्रेक होता है, करुणा का भाव पैदा लेता है। त्रासदी का जो क्षेत्र और जो विस्तार है वह निश्चित होता है। त्रासदी के कुछ अनिवार्य अंग हैं, वह यह है कि अनुकरण की पद्धति के अंतर्गत जो दृश्य विधान है, उस दृश्य विधान से त्रासदी उत्पन्न होता है। यानी कि त्रासदी में दृश्य विधान का बहुत महत्व है और इसी आधार पर त्रासदी एपिक से, यानी कि महाकाव्य से भिन्न होता है। एक विशेष बात यह बताऊं मैं आपको कि अरस्तु ने त्रासदी, जो त्रासदी पूर्ण नाटक है, उसको महाकाव्य से बड़ा बताया है, महान बताया है। जबकि सामान्य तौर पर जब आगे चलकर काव्यशास्त्र का विकास होता है तो उस विकास में महाकाव्य को महान बताया गया, लेकिन अरस्तु ने महाकाव्य की तुलना में त्रासदी पूर्ण नाटक को महान माना है। क्यों? क्योंकि जो मैं पहले कह रहा था कि इसमें दृश्य विधान, मंच पर यह मंचित होता है। महाकाव्य में यह अनिवार्यता नहीं है कि वह मंचित होगा, मंचित भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन त्रासदी तभी पूर्ण मानी जाएगी जब वह मंचित होगी, यानी कि उसका दृश्य विधान होगा।
और इसके लिए ही जो मैंने पूर्व में कहा कि त्रासदी में 6 तत्वों के बारे में अरस्तु ने 6 तत्वों की प्रधानता के बारे में उल्लेख किया। वे 6 तत्व कौन-कौन से हैं? एक बार आप लोग मुझे दोहराएं। आप लोग में से कौन बोलेगा? सर, कथानक, बिल्कुल ठीक। काव्य वस्तु, हम्म चरित्र, हम्म विचार, हम्म भाषा शैली, प्रदर्शन और संगीत। बहुत अच्छा। तो जो कथानक है उसके बारे में भी अरस्तु ने ये कहा कि कथान, और ये बात अरस्तु के अलावे भी बाद में भी आप इसको जानते होंगे कि कथानक का एक आदि होगा, एक मध्य होगा और एक अंत होगा। यानी कथा एक जगह से शुरू होगी तो वो प्रारंभ हुआ, उसका आदि हुआ। कथा का एक मध्य होगा, यानी कि कथा का जो मूल विस्तार है वह मूल विस्तार इस मध्य भाग में होता है। और कथानक का एक अंत होता है जहां पर कि उस पूरे कथा का समाहार होता है। ये कथानक की मूल विशेषता है। और कथानक का जो स्थायी भाव है, कथानक का जो स्थायी भाव होगा वह करुणा होगा, वह शोक होगा, वह भय होगा या त्रास होगा। ठीक है ना? तो कथानक की यह विशेषता होगी। साथ ही साथ कथानक के आधार, विस्तार, संरचना, कथानक के भेद आदि दृष्टियों पर विचार करते हुए अरस्तु ने त्रासदी के कथानक के लिए 3 मुख्य स्रोत को स्वीकार करते हैं कि जो कथानक आएगा नाटक में, दुखांत नाटक में, ट्रेजेडी में, वो कहां से आएगा। तो एक तो कहा कि दंत कथाएं से आ सकता है, जो दंत कथाएं प्राचीन काल से चली आ रही होती है उस दंत कथाओं के माध्यम से आएगा। दूसरा कहा गया कि यह कथानक कल्पना के माध्यम से आ सकता है। कोई कथा की संरचना कल्पना के माध्यम से की जाए। और तीसरा कहा अरस्तु ने कि वो इतिहास के किसी खंड से उस कथा को निकाल करके दुखांत नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये जो कथानक है, यानी कि त्रासदी का जो कथानक है, उसमें अरस्तु ने उसके 6 गुण माने। उसमें 6 गुण में ये कहा कि उसमें एकान्विति होनी चाहिए। एकान्विति मतलब निरंतरता हो, जो कथा लगातार निरंतरता में अपनी गति हो। एक दूसरा, कथा कभी अधूरा नहीं हो बल्कि पूर्ण होना चाहिए। तीसरा कहा कि कथा का सहज विकास हो, ये नहीं लगे कि कथा ऊपर से थोपी गई है, बल्कि वह एक घटना से दूसरी घटना में इस तरह से जुड़ी हुई होकर आगे बढ़े, यानी कि उसका सहज विकास दिखलाए। पांचवा कहा कि उसमें कुतूहल होना चाहिए, यानी कि आगे क्या होने वाला है इस बात की जिज्ञासा दर्शक के मन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। और आखिरी में उन्होंने कहा कि कथा वस्तु का विकास इस तरह से हो कि उससे निकलने वाले जो संदेश हैं वो प्रत्येक दर्शक में, प्रत्येक आम दर्शक में आसानी से उसके मैसेज कन्वे हों, यानी कि साधारणीकरण उसका हो जाए। आप साधारणीकरण के बारे में जानते हैं कि रस सिद्धांत में आपने भरत मुनि के संदर्भ से साधारणीकरण के बारे में आपने जाना होगा या आप जानेंगे। तो ये साधारणीकरण, तो अरस्तु ने कथानक के अंदर जो कथा वस्तु के 6 गुण माने। और इससे पहले मैंने क्या कहा कि कथानक के 3 स्रोत भी स्वीकार किए, दंत कथा, कल्पना और इतिहास। इससे कथा निकलेगी और जो कथा निकलेगी उसमें 6 गुण होने चाहिए: एकान्विति, पूर्णता, सहज विकास, कुतूहल और साधारणीकरण होनी चाहिए। और इसी तरह से अरस्तु ने इस तरह के कथानक को मोटे तौर पर 2 बराबर भागों में बांटा। एक सरल
और दूसरा जटिल। और अरस्तु ने सरल कथानक पर अपना विशेष बल दिया। तो अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत में कथानक का यह संदर्भ अरस्तु ने बताया। त्रासदी के अंतर्गत, जब मैं त्रासदी कह रहा हूं तो आपके मन में रहना चाहिए कि नाटक के संदर्भ से त्रासदी की बात हो रही है। तो दूसरा जो है वह है कैरेक्टर, चरित्र। और इस चरित्र के भीतर में अरस्तु ने मुख्यतः जो सिद्धांत दिए वो बहुत ही आम व्यक्ति के बहुत ही निकट जो चीजें हो सकती है उसको अनुभूत करके दिए। अरस्तु ने चरित्र चित्रण के आधारभूत सिद्धांत में भद्रता, औचित्य और जीवन के अनुकूल एक रूपता, संभाव्यता, सच्चाई और आदर्श को स्वीकार किया है। यानी कि जो कैरेक्टर हो वह एक भद्र हो, जीवन के प्रति उसकी अपनी एक अनुकूल एक रूपता हो। कैरेक्टर में, नाटक के कैरेक्टर में आगे विकास करने की संभावना हो, उस चरित्र में सच्चाई और आदर्श को स्वीकार करने का भाव हो। यानी कि त्रासदी के अंतर्गत जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, उसका जो मूल चरित्र होना चाहिए वह भद्र और शील होना चाहिए। कोई दुष्ट चरित्र का इसमें कोई स्थान नहीं है। यानी कि इसमें हमेशा जो चरित्र होगा वह भद्र और शील होगा। लेकिन एक बात की आलोचना अरस्तु की यहां पर हमें करनी चाहिए, वह यह कि त्रासदी का वर्णन करते हुए उसने चरित्र के बारे में बात करते हुए पुरुष चरित्र पर ही ध्यान दिया। उसने स्त्री चरित्र के संदर्भ पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, और जहां कहीं ध्यान दिया भी उसका दृष्टिकोण बहुत ही पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण दिखलाई देता है। वह ऐसा इसलिए क्योंकि वह मानता है कि जो पुरुष चरित्र है उस पुरुष चरित्र में ही शौर्य होता है, बल होता है, आत्मविकास होता है। तो इस बात पर अरस्तु की आज 21वीं शताब्दी में जब हम ये जानते हैं कि दुनिया बराबरी के सिद्धांतों पर चलती है और स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, जब हम आज यह बात मानते हैं तब हमें इस मानने के आधार पर अरस्तु की आलोचना करनी चाहिए। अरस्तु ने चरित्र के बारे में जो एक और विशेषता बताई, वह बताई कि चरित्र में जीवन के प्रति सच्चाई और यथार्थ का बोध होना चाहिए, और चरित्र में उसके जीवन और उसके कार्य में संगति दिखलाई देना चाहिए। यह नहीं कि जीवन कुछ और कह रहा है और कार्य कुछ और हो रहे हैं, दोनों में संगति दिखनी चाहिए। यानी कि एक त्रासदी के चरित्र में स्वाभाविकता की रक्षा एक अनिवार्य तत्व के रूप में अरस्तु ने स्वीकार किया है। अरस्तु ने त्रासदी के संदर्भ से कथानक में, त्रासदी के अंतर्गत विचार की बात की, और विचार का अर्थ अरस्तु ने यह लिया कि त्रासदी के अंतर्गत जो परिस्थिति है उसी के अनुरूप और उसी के संगत विचार होने चाहिए। यहां विचार में केवल बुद्धि तत्व की प्रधानता को ही स्वीकार नहीं करते हैं अरस्तु, बल्कि वह कहते हैं कि इस विचार में बुद्धि तत्व तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ
वाणी के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होता है वह भी विचार के अंतर्गत उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, मैं बहुत जल्दी से और संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि समय पर आपकी बातचीत समाप्त हो जाए। अरस्तु ने त्रासदी पर विचार करते हुए, जैसा कि मैंने कहा, कि भाषा शैली यानी कि डिक्शन पर विशेष बल दिया है, और उस डिक्शन यानी कि विषय यानी कि भाषा शैली यानी पदावली, उस दुखांत नाटक की जो पदावली हो, जो ट्रेजेडी ड्रामा की जो पदावली हो, जो भाषा हो, उसका अभिप्राय अरस्तु ने कहा कि वह ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषा का उसमें प्रयोग किया जाए जो आसानी से, जिसके माध्यम से अभिव्यक्ति की जा सके। और इसलिए कई बार उन्होंने उस अभिव्यक्ति में अलंकारिकता को भी स्थान दिया, लेकिन अलंकारिकता को स्थान दिया, लेकिन उसको प्रमुखता प्रदान नहीं की। उसने ऐसी भाषा के बारे में बात की कि ट्रेजेडी के अंतर्गत ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसमें लय हो, जिसमें सामंजस्य हो, और जिसमें मेलोडी भी हो। उसकी भाषा में क्या हो? मेलोडी भी हो। मेलोडी पर हम आगे बात करेंगे। यानी कि गीतात्मकता, भाषा ऐसी हो जिसमें गीतात्मकता हो, एक लयात्मकता हो, एक सुर हो। बहुत ही इस तरह का नहीं हो उस भाषा का विकास ट्रेजेडी के अंतर्गत में, जिससे अर्थ ग्रहण करने में भावक को, रसिक को समस्या होती हो। ट्रेजेडी के अंतर्गत ही, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, कि अरस्तु ने दृश्य विधान पर बहुत जोर दिया, क्योंकि यह माना कि इसी के माध्यम से त्रासदी की जो मूल संकल्पना है वह घटित होती है। त्रासदी में दृश्य विधान का प्रबल प्रभाव है, और यह जो त्रासदी का जो प्रभाव है वह बिना रंगमंचीय प्रस्तुति के संभव नहीं है। इसलिए मंच शिल्प और उसकी कला पर अरस्तु का विशेष बल है। त्रासदी के मूल प्रभाव के लिए यह आवश्यक है कि दृश्य, एक दृश्य से दूसरे दृश्य की तरफ जाने के बीच कथा का जो सूत्र है वह इस प्रकार हो कि एक दृश्य से दूसरे दृश्य को वह जोड़ने वाला हो, बीच में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं। उस दृश्य में जो कैरेक्टर है, उसकी जो रूप सज्जा है, वह रूप सज्जा भी इस प्रकार से हो कि वह त्रासदी को उत्पन्न करने में सहायक हो, सहायता करे। इसलिए अरस्तु ने त्रासदी के बारे में बात करते हुए दृश्य विधान पर अलग से बात की। अरस्तु ने अपने त्रासदी पर बात करते हुए गीत को त्रासदी का एक अभिन्न अंग माना। जबकि आप जानते हैं कि कई बार नाटकों में जो गान होता है वह कई बार दृश्य से, जो उसके सीन होते हैं, उससे बाहर भी एक समूह गान के रूप में गीत बनकर के सामने आता है। यानी कि गीत का संदर्भ नाटक खेले जाने के अंतराल के बीच में, शुरुआत में और अंत में भी होता है। लेकिन यहां पर अरस्तु ने कहा कि त्रासदी के अंतर्गत उसके कथानक में गीत का संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए। वह जो गीत है वह न केवल दृश्य को मजबूत करे, भाषा शैली को मजबूत करे, बल्कि वह कथानक को समझने की जो तड़प होती है, उस तड़प को
यह गीत बढ़ाने में मदद करे, यानी कि उद्भुत करे, मनुष्य की चेतना के भीतर गीत इस तरह की हलचल पैदा करे कि वह कथानक में व्यक्त त्रासदी को समझने में उसे मदद मिले। इसलिए अरस्तु ने त्रासदी को, ट्रेजेडी को कला का आदर्श रूप मानकर ग्रहण किया और कला के मूल सिद्धांत के रूप में त्रासदी को महत्व दिया। त्रासदी एक भावक को, एक रसिक को अंतिम में सुख प्रदान करती है। कैसे? विरेचन के माध्यम से। यह ध्यान रखिए कि त्रासदी के साथ विरेचन जुड़ा हुआ है। विरेचन होने के बाद दर्शक में सुख की प्राप्ति इसलिए होती है कि उसे यह लगता है कि वह जीवन के सत्यों से न केवल परिचित हुआ, बल्कि अपने भीतर जो अच्छे भाव थे, वह अच्छे भाव भी उद्भूत होकर बाहर निकलते। तो जो, जैसे कि आप कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत दुखी हैं और उस दुखी होने के बाद आपकी आंख से आंसू निकलते हैं और आप जी भरकर रो लेते हैं, और रो लेने के बाद आपका मन बहुत ही हल्का हो जाता है, आप उस दुख से बाहर निकल आते हैं। यह सुख का जो दुखांत में जो सुख का अनुभव है, वह इसी विरेचन के माध्यम से होकर के हमारे सामने आता है। अरस्तु ने त्रासदी को अपने पूरे काव्य चिंतन में एक सुंदर कलाकृति की तरह न केवल देखा है, बल्कि वह यह भी माना है कि अंततः त्रासदी मनुष्य के पीड़ा की गाथा कहती है, और जिसके रचने में कवि अपनी प्रतिभा, अपनी कल्पना शक्ति, अपना कलात्मक चातुर्य का इस्तेमाल करता है। इसलिए अरस्तु के बारे में बात करते हुए हमें उसके काव्य के संदर्भ में जो उन्होंने सिद्धांत दिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। जहां उन्होंने कहा था कि कवि की निर्माण क्षमता में जो उसकी अपनी विशेषता है, जो अपना काव्य चातुर्य है, जो अनुभवों की गहराई है, और एक काव्यकार के भीतर, कवि के भीतर जो अंतस चेतना है, वह सब मिल करके ट्रेजेडी की रचना करती है। इसलिए अरस्तु ने ट्रेजेडी के लिए आंतरिक अनुभूतियों पर न केवल बल दिया, बल्कि यह माना कि करुणा का विवेचन करना किसी भी कवि के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और इसलिए ट्रेजेडी क्या है? सबसे महान है। क्योंकि करुणा की सृष्टि करना, कॉमेडी की सृष्टि करना थोड़ा आसान है, लेकिन करुणा की सृष्टि करना बहुत आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने काव्य चिंतन में ट्रेजेडी को बहुत महत्व दिया। ठीक है, तो अब बच गए हैं थोड़े सा 5-10 मिनट। कितने मिनट बचे? अब 4 मिनट, 5 मिनट। तो जल्दी से आप अपना सवाल कर लीजिए मुझसे, जिससे कि मैं सवाल का जवाब दे दूं, आपके भीतर कोई जिज्ञासा हो तो। कोई सवाल, कोई प्रश्न मन में? जी सर। हाँ, सर मुझे आपने जितनी भी जो बातें बताई वो मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया, मगर सर मेरा प्रश्न सर यह है कि सर विरेचन का सर मूल अर्थ क्या है? मतलब विरेचन होता क्या है? जैसे वो तो करुणा का, सर आपने त्रासदी के जो वस्तु के सिद्धांत मैंने भी पढ़े और आपने बताया, वो सब सर मुझे क्लियर है, पर सर मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि विरेचन मतलब क्या हो क्या रहा है, कि मतलब यहाँ पर क्या एक साधारणीकरण से इनका सीधा सीधा संबंध है? जिस तरह का हम भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण पढ़ते हैं कि व्यक्ति जो है पूरा, जब जब किसी नाटक को देखते हैं
तो अब उसको देख कर ही उसको पूरा मतलब राम समझ लेते हैं, चाहे सीता समझ लेते हैं। क्या विरेचन भी कुछ इसी तरह का है? ठीक है, नहीं नहीं, आप कुछ बातें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें मैं एक दो बातें आपको जोड़ता हूं उस विरेचन को समझने के लिए आसान भाषा में और समझने की भाषा में। ठीक है, उसको अंग्रेजी में कैथारसिस कहते हैं और हिंदी में रेचन क्रिया कहते हैं। उसको चिकित्सा शास्त्र से लाया है ये शब्द, अरस्तु ने, ये मैंने पहले पहले कहा ही था। तो ये मूलतः चिकित्सा शास्त्र से आया है। चिकित्सा शास्त्र से ये शब्द आया है, तो इसको समझने के लिए आप यह कहिए कि आयुर्वेद में आपने ये जाना होगा कि जब पेट के अंतर्गत बहुत विकार उत्पन्न हो जाता है, तो जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं, वो पंचकर्म करा करके और उसके भीतर जो भी पेट के भीतर और गले के भीतर जो कुछ भी है, वह रेचक क्रिया करके, यानी कि एक धागा वो डालते हैं नाक के एक इलाके से और फिर उसे कंठ से खींचते हैं, जिससे कि नासिका और कंठ के भीतर के सारे जो अवयव हैं, चीजें हैं, वो बाहर निकल जाएं। और फिर उसी की एक क्रिया है कि आपका पेट उससे साफ होता है, उस रेचक क्रिया के द्वारा, जो आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। तो विरेचन के अंतर्गत दरअसल यह बात है कि मनुष्य के भीतर जो दुख, दर्द और परेशानी है, इसी परेशानी और दुख दर्द को, ठीक है, और उस करुणा को वह त्रासदी में, यानी कि नाटक में देखता है। वह देखता है कि नाटक का एक पात्र कोई अपनी भूल या अपनी गलती के कारण किसी दुष्चक्र की प्रक्रिया में फंस गया है। एक गलती उसने की थी, उसके कारण से किसी दुष्चक्र की प्रक्रिया में वो फंस गया है और उसके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो सभी दुख दुख ही घटित हो रहा है, क्योंकि उससे एक भूल छोटी सी हो गई थी। दर्शक यह उसको देखता है जब नाटक में घटते हुए कि जो 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 मंच पर जो कैरेक्टर है, वो उसने एक छोटी सी भूल की थी अपने जीवन में, उसका फल उसको पूरे नाटक में मिलता जा रहा है, जबकि वह एक सच्चा और ईमानदार, एक भद्र कैरेक्टर है, लेकिन उसने एक भूल की है। तो दर्शक भी उसके साथ, दर्शक की भी अपनी सहानुभूति उससे होती है और यह वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी वह उससे बाहर निकल जाए। और जैसे ही जिस पल वह भूल के कारण जो उस कैरेक्टर पर दुख आया था, और जिस क्षण वह दुख खत्म होता है, दर्शक को खुशी होती है। मैं इसको और साधारण शब्दों में आपसे कहता हूं कि आप जो कोई फिल्म देखते हैं और उस फिल्म में कोई नायक है, अच्छा नायक है, जो हीरो है, उसको 10-5 जो गुंडे हैं, जो विलन है, उसको पीट रहा है और उसकी पत्नी को भी पीट रहा है, तो आपकी जो करुणा है वह उस किसके, उस हीरो और उसकी पत्नी के पक्ष में जाता है, जिसको कि 10-5 गुंडे पीट रहे हैं। आपकी करुणा उसके पक्ष में नहीं है। किसके पक्ष में? उस गुंडे के पक्ष में नहीं है, बल्कि उस नायक और उस नायिका के पक्ष में है, जो जो जिसे मार खा रहा है। और जैसे ही वह नायक भी खड़े होकर के उस जब गुंडे को मारने लगता है, तो आप फिर उसी नायक के पक्ष में होते हैं, आप फिर उस विलन के पक्ष में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आप ही जानते हैं कि जो नायक है वह सही मार्ग पर था, सही रास्ते पर था, शील था, भद्र था, और उसे अकारण कोई गुंडा उसे पीट रहा है, उसे पीटना नहीं चाहिए। तो एक तरह से एक दर्शक होने के नाते हमारे मन में ये सब क्रिया काम करती है, और जो हमारे भीतर की जो अपना जो दुख, दर्द, पीड़ा, संत्रास, भय, करुणा है, वह सब उस नाटक को देखते हुए बाहर आने लगता है और धीरे धीरे हम सुख की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से जो आपने पहले कहा कि क्या यह साधारणीकरण से मिलता है, तो इसका उत्तर होगा हां, यह साधारणीकरण से इस स्तर पर मिलता है। साधारणीकरण भरत मुनि के अंतर्गत और बहुत व्यापक पद के अंतर्गत है, लेकिन समझने के लिए आप यहां कह सकते हैं कि जो दर्शक ट्रेजेडी के अंतर्गत जब अंत में जब नाटक घटित होता है, पूर्ण होता है, तो वह सुख प्राप्त करता है, क्योंकि उसमें उसने
अपनी सच्चाई, अपने जीवन की सच्चाई देखी थी, क्योंकि उसके जीवन में भी इस तरह की भूलें थी और उस भूल के कारण उसके भीतर भी बहुत सारी पीड़ाएं और दुख आए थे, और उस दुख को दूर करने के रास्ते आप उस नाटक को देखते हुए प्राप्त करते हैं। तो इसलिए यह होता है। ठीक है, जी और सर, कोई सवाल धन्यवाद। करने का? नहीं सर, अब कोई सवाल नहीं है हमारा। तो क्या मेरी पूरी बात समझ में आ गई सब लोगों को? जी सर, हम सबको स्पष्ट है? जी सर। तो आप अगले सप्ताह आप लोग क्या पढ़ेंगे मुझे पहले बता दें, क्योंकि मैं आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको समझने में दिक्कत हुई है और जिसे आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। तो उसी टॉपिक पर मैं अपने आप को केंद्रित रखूंगा। ठीक है सर, तो ठीक या है। तो आप मुझे कल तक में वो टेक्स्ट कर दें, किसी ठीक माध्यम से मुझे बता दें कि क्या पढ़ना चाहते हैं, जिससे अगली बार जब मिलूंगा तो उसी पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। जी सर, तो जी मुझे सर। कल बताएंगे आप लोग कि आज? जी सर, हम चित्रा मैम को बता देंगे, आपको वो टॉपिक भेज देंगे। चलिए, जो पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक उनको लिखवा दीजिएगा। ठीक जी है, सर, जी आज सर। ही लिखवा ठीक है। दीजिएगा जिससे कि मुझे कल सर बता। सर थोड़ा सा अगर यदि मतलब अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो, और उनके फिर जो विचारकों उन्होंने खंडन किया अरस्तु ने, तो थोड़ा सा इनके दोनों की परिस्थितियां अगर यदि थोड़े स्पष्ट रूप से अगर यदि थोड़ा बता देते तो काफी अच्छा होता। किसका नहीं समझा मैं, फिर से बताइए आप। सर प्लेटो ने जो उपयोगितावाद का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, और फिर उसी सिद्धांत को अरस्तु खंडन करते हैं। तो मैं सर जानना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में ऐसी मतलब कैसे कैसे परिस्थितियां बन गई थी, जिसके वजह से एक गुरु जो काव्य को बहुत ही निम्न स्तर का मानता है, और फिर उसी का फिर घंटा खंडन खंडन अरस्तु करते हैं। एक वाक्य में आप ये जान सकते हैं अजीत, ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको एक वाक्य में आपको बता सकता हूं। ठीक है, प्लेटो ने ये कहा कि जो काव्य है वह सत्य से दुगनी दूरी पर है। सत्य से दुगनी दूरी पर इसलिए कहा क्योंकि ये प्लेटो ने ये माना कि जो पूरी दुनिया है, यह दुनिया ईश्वर की अनुकृति है, और इस दुनिया के बारे में कोई अगर कविता लिख रहा है तो वह दुगनी दूरी पर है, क्योंकि वह अनुकृति की अनुकृति है। कविता क्या है? वो दुनिया की अनुकृति है, और दुनिया किसकी अनुकृति है? ईश्वर की अनुकृति। तो दोनों के बीच से वह क्या है? दुगनी दूरी पर है। अरस्तु ने कहा नहीं, काव्य का संबंध जीवन जगत से है, और उस जीवन जगत में प्रकृति शामिल है। प्लेटो ने कहा कि उस कविता को पढ़ने से लोग में ऐसी भावना आती है जिससे वे भटक जाते हैं। अरस्तु ने कहा कि नहीं, कविता वह भटकाती नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के जीवन की जो सच्चाई है वह सामने लाती है, और साथ ही साथ जो उसके जीवन में और बेहतर हो सकता है उसकी संभावनाएं भी वो कविता में बताती है। यानी कि जो चीजें जैसी है वह तो आती ही है, लेकिन इसके साथ साथ कविता उन संभावनाओं को बताती है कि यदि कोई दुख और पीड़ा है तो उससे हम कैसे बाहर निकलें, उसकी संभावनाएं भी वो बताती है। इसलिए मनुष्य को वह ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षण देती है। अरस्तु ने यह कहकर अपने गुरु प्लेटो की बात का खंडन किया। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब इसी बात को अनेक ढंग से और अनेक उदाहरणों के साथ में विस्तार से बताया गया है। ठीक है अजित? थैंक यू सर, थैंक यू सो जी मच। सर, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप थैंक लोगों यू का। सर। थैंक यू सर। हम चित्रा मैम को दे देंगे सर टॉपिक, वो आपको बता देंगी। नेक्स्ट वीक से वही आप टॉपिक पे हम लोगों को कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर।